powered by Zepe. सर मेरा एक सवाल है। अभी आपने यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट रेज किया। सवाल ये है कि जो सरकार करेंसी प्रिंट करती है, छापती है, राइट, क्योंकि प्रिंट करना तो उसी के कंट्रोल में होता है। तो आप क्या ये बता सकते हैं कि जो करेंसी जितनी छापी जाती है, क्या उसके पीछे उतना गोल्ड या सिल्वर या कोई ऐसी चीज होती है जो उतनी बैकिंग होती है उसकी? मतलब अगर सरकार सपोज करिए $1,000 छाप रही है फॉर एग्जांपल, या 1 मिलियन या 10 मिलियन डॉलर छाप रही है, तो क्या उतना पीछे गोल्ड होता है कि नहीं होता है? वो किस बेसिस पे छाप रही होती है? सी असल में जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं, वो टेक्स्ट बुक्स बहुत कुछ बताती हैं पर बहुत कुछ नहीं भी बताती। तो मैं जो अब आपको बताने जा रहा हूं वो नहीं बताने वाली कहानी है। वही सुनना चाहते हैं हमारे दर्शक। हाँ, देखिए 19वीं सदी के अंदर जो दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी थी वो थी पाउंड। तो अगर आप पाउंड को ध्यान से इसके शब्दों को समझें तो पाउंड बहुत गहरे में एक भार का यूनिट है। अगर इतने भार का सोना या चांदी आप एक पर्टिकुलर बर्तन में देते हैं तो उसको एक समय में पाउंड बोला जाता था। तो उससे वो करेंसी की शुरुआत हुई। और जब इस करेंसी से एक दूसरा करेंसी सिस्टम बिल्ड हुआ जो डॉलर, जिसको डॉलर लीड कर रहा था, तो वो भी बहुत गहरे में जिस तरह से पाउंड मेटल बाई मेटेलिक सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ था, चांदी और सोने के साथ जुड़ा हुआ था, उसी तरह से जो डॉलर था वो सोने के साथ जुड़ा हुआ था। 1918 के आसपास सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो $20 एक आउंस ऑफ गोल्ड के बदले में थे। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई और जब ब्रेटन वुड्स सिस्टम बना, जब आईएमएफ बना, जब वर्ल्ड बैंक बना और दुनिया के अंदर कोई सहमति बनी कि पैसा क्या होगा, तो ये सहमति ये बनी कि असल में आधार होगा कि $35 एक आउंस ऑफ गोल्ड के बराबर में होंगे। इसी आधार पर अमेरिका ने दुनिया के अंदर एक लीडरशिप की शुरुआत की ताकि वो दुनिया का भरोसा जीत सके। और ये लगभग 1971 तक ये सिस्टम बहुत अच्छे से चला भी। अब लोग उसी स्मृति को, उसी याद को अपने मन में संजोए हुए हैं और उनको लगता है कि आज भी ऐसा है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि आज की तारीख में लोग भूल चुके हैं कि 1971 में जो पेग था, $35 और एक औंस गोल्ड का पेग था, ये 1971 के अंदर खत्म हो गया। मैं आपको यहाँ होल्ड रोकूंगा। आप ये कह रहे हो कि 1971 से पहले $1 का अगर मैं लेके जाऊं बैंक में कि मेरे को ये $20 है, $20 का गोल्ड दे दो, तो वो गोल्ड मिलता था एक्चुअली में? $35। अच्छा, तो $35 अगर मैं लेके जाऊं तो मुझे $35 का बैंक गोल्ड दे सकता था, देता था? सी, ये रिटेल लेवल पर नहीं होता था क्योंकि रिटेल लेवल पर लोगों को उस तरह से गोल्ड की जरूरत नहीं होती, पर ये रिलेशनशिप देशों के सेंट्रल बैंक्स के अंदर होती थी। मान लीजिए मैं इंडिया हूं, हाँ मैं इंडिया हूं, मुझे $100 मिलियन चाहिए, तो मैं $100 मिलियन के बदले का गोल्ड अमेरिका के सेंट्रल बैंक से ले सकता था। ओके। तो जो सेंट्रल बैंकों के बीच में जो भी सेटलमेंट होती थी वो गोल्ड के बेसिस पर हुआ करती थी। तो आप ये कह रहे हो कि ये 1971 के बाद ये खत्म हो गया सिस्टम, अब ऐसा नहीं है? अब अगर सपोज यूएस का अगर 2 ट्रिलियन का डेट है तो वो उसके पास उतना गोल्ड नहीं है? नहीं, सी देखो इसको समझो। देखिए 1971 तक अमेरिका एक बहुत ही ताकतवर मुल्क बन चुका हुआ था। दुनिया के तेल व्यापार पर अमेरिका का कब्जा हो चुका था और दुनिया के अंदर जो लिक्विडिटी सिस्टम था उसके अंदर अमेरिका के बैंकों का एक बहुत बड़ा गलबा था। ठीक, उन्होंने इसके साथ साथ दुनिया के जो गरीब मुल्क थे, खासकर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के मुल्क, उन लोगों को बहुत ही सस्ती दरों पर खुला डॉलर का कर्जा देना शुरू कर दिया।
तो उन्होंने डॉलर की सर्कुलेशन बढ़ाते गए। लोगों को ही नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आपको लगभग फ्री का पैसा मिलना शुरू हो जाए तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे, उसके पीछे की जो डायनामिक्स है, उसके पीछे की जो पॉलिटिक्स है, वो कभी समझने की कोशिश नहीं कर रहेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए अमेरिका मानने को तैयार नहीं है, वो कहता है कि मैं $35 के ऊपर जो एक आउंस गोल्ड का रिलेशनशिप जो है, इस पैक को मानने को तैयार नहीं है, तो अमेरिका को कौन समझाए? क्योंकि अमेरिका को समझाने का मतलब है बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। तो ये जो प्रॉब्लम है बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाली, ये 1971 से लेकर आज तक चलती आई है। तो अमेरिका ने उसके बाद दुनिया के अंदर डॉलर की सर्कुलेशन इतनी बेतहाशा बढ़ा दी कि दुनिया के अंदर लगभग जो कारोबार था वो डॉलर के फ्यूल से ही चलना शुरू हो गया। और अब अगर डॉलर को खत्म करना है तो उसके लिए या तो एक नया एग्रीमेंट करना पड़ेगा, पर वो नया एग्रीमेंट करने के लिए कोई काउंटर पावर ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है। तो ये बिल्कुल वही मोहल्ले वाली बात हो गई कि एक बड़े घर ने लोगों को आपस में बांट दिया। अब वो ना इकट्ठे हो सकते हैं, पर क्योंकि आपस में व्यापार करने के लिए उनको एक करेंसी चाहिए, तो वो करेंसी बड़े घर वाले ने ही छापी है, तो उस करेंसी की डिमांड हमेशा ही रहेगी। तो ये एक ऐसी भारी भरकम प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम का हल बहुत लंबे समय से आया ही नहीं है। मैं रादर इसको इस तरह से कहूंगा कि पिछले 5000 साल में, जैसे आज 20वीं सदी में या 21वीं सदी के पहले 20 सालों में अमेरिका है, उसी तरह से 19वीं सदी के अंदर इंग्लैंड था और 20वीं सदी के पहले 10-15 सालों में इंग्लैंड था। तो सवाल ये है कि ये हर सदी के अंदर इस तरह की कोई ना कोई मॉनेटरी सुपर पावर पैदा होती रही है, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन जो है एक इतनी भारी भरकम डिजाइन प्रॉब्लम है। मतलब कि अगर आपको समझौता करना है, कंसेंसस करना है, स्टैंडर्ड सेट करना है, तो वो एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी ही करेगी, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। ना ट्रांसपोर्ट अच्छे लेवल पर था, ना टेलीकम्युनिकेशन था, ना कोई डिजिटल सिस्टम था। तो आपको कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी की जरूरत रहेगी। तो एक बात याद रखिए, जब आप किसी एक पर भरोसा करते हैं और बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, वो भरोसा कभी ना कभी टूटेगा ही टूटेगा, और ये इतिहास गवाह है, होता आया है। इसी के जरिए राइज एंड फॉल ऑफ पावर्स होता आया है। राइट सर, राइट।